भारत की पहचान हाँ एक कृषि प्रधान देश के तौर पर है और ये सही भी है। देश की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो खेती से ही जुड़ी है। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब पेट भरने का जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई सारे उद्योग भी तो इसी पर टिके हैं, जैसे चाय, कॉफी, मसाले, जिनका हम निर्यात भी करते हैं। सही कहा। तो आज हम ना जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर भारतीय खेती के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे कि कितने तरह की होती है, क्या उगता है, मौसम का क्या रोल है, और हाँ क्या बड़े सुधार या बदलाव हुए हैं वक्त के साथ। जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में खेती सिर्फ एक बिजनेस नहीं है। नहीं, ये तो सदियों पुरानी आर्थिक गतिविधि है ना? हाँ बिल्कुल। और इस समय के साथ बदली भी है। जैसे माहौल बदला, तकनीक आई, सामाजिक रिवाज बदले, खेती का तरीका भी बदल गया। अच्छा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने तरीकों से खेती होती है भारत में। एक तो है वो आदम निर्वाह कृषि, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हाँ, ये नाम से ही लगता है काफी पुराना तरीका है। और है भी, आज भी कुछ इलाकों में होता है ये। छोटी सी जमीन पर पुराने औजारों से कुदाल, दाव वगैरह। और मेहनत कौन करता है? पूरा परिवार या समुदाय मिलकर। हाँ, और ये पूरी तरह मॉनसून पर, जमीन की अपनी ताकत पर निर्भर है। इसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं ना? हाँ, काटो और जलाओ। जंगल का एक हिस्सा साफ किया, खेती की। जब मिट्टी की ताकत कम हुई तो नई जगह चले गए। इससे जाहिर है उत्पादकता तो कमी रहती है। बिल्कुल। और इसके कई नाम है अलग अलग जगहों पर, जैसे नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग बहुत कॉमन है। अच्छा। हाँ, असम, मेघालय साइड में कहीं पामलू, कहीं दीपा, कहीं कुमारी, अलग अलग नाम है। और दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा है गहन निर्वाह कृषि, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये उन इलाकों में ज्यादा होती है जहाँ आबादी बहुत है, मतलब जमीन पर दबाव ज्यादा है। अच्छा, जहाँ जमीन कम और लोग ज्यादा हैं। हाँ, होता क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन बढ़ती जाती है तो खेत छोटे होते जाते हैं, तो फिर कम जमीन से ही ज्यादा फसल लेनी पड़ती होगी। बिल्कुल। इसीलिए इसमें मेहनत बहुत लगती है। खाद, सिंचाई, सबका इस्तेमाल होता है ताकि पैदावार बढ़े। ओके। और फिर आती है वाणिज्यिक कृषि, मतलब कमर्शियल फार्मिंग। इसका तो मकसद ही बाजार में बेचना होता होगा। एकदम सही। यहाँ फोकस ज्यादा उत्पादन पर होता है, इसीलिए आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे बढ़िया किस्म के बीज, HYV सीड्स जिन्हें कहते हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक, सब कुछ। अच्छा। और मजे की बात यह है कि एक ही फसल, जैसे चावल, पंजाब हरियाणा में कमर्शियल है। हाँ? लेकिन ओडिशा में जाएंगे तो वो ज्यादातर गुजारे के लिए, मतलब निर्वाह फसल है। ये दिलचस्प है। अच्छा, इसी कमर्शियल फार्मिंग में वो बागान वाली खेती भी आती ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। हाँ बिल्कुल, वो इसी का एक बड़ा रूप है। एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ एक ही फसल, जैसे असम में चाय के बागान या कर्नाटक में कॉफी के। सही। ये असल में खेती और इंडस्ट्री के बीच का लिंक है। इसमें पैसा भी काफी लगता है और मजदूर भी बाहर से आते हैं अक्सर। समझ गई। अच्छा, अब जरा फसलों के मौसम की बात करें, रबी, खरीफ। हाँ, भारत में 3 मुख्य फसल मौसम हैं, रबी, खरीफ और इनके बीच में एक छोटा सा जायद। ओके। रबी की फसलें सर्दियों में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती हैं और कटाई होती है गर्मियों में, अप्रैल से जून तक। गेहूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जौ, मटर, चना, सरसों भी रबी में आते हैं। ये ज्यादातर उत्तरी भारत में होता है, पंजाब, हरियाणा, यूपी। हाँ, ये मुख्य इलाके हैं। यहाँ सर्दियों में जो पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है वो मदद करती है, और हरित क्रांति का भी बड़ा हाथ रहा है। और खरीफ, वो तो मॉनसून वाली फसलें हुई। बिल्कुल। मॉनसून शुरू होते ही जून जुलाई में बुआई और सितंबर अक्टूबर में कटाई। चावल इसका मेन क्रॉप है। चावल के अलावा मक्का, ज्वार, बाजरा, कई तरह की दालें जैसे अरहर, मूंग, उड़द, फिर कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब खरीफ में आते हैं। चावल कहाँ कहाँ होता है मुख्य रूप से? देखिए, पारंपरिक रूप से तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाके, आंध्र, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये सब हैं। पर अब सिंचाई की वजह से पंजाब हरियाणा में भी खूब होता है। और वो तीसरा मौसम जायद। हाँ, जायद रबी और खरीफ के बीच का एक छोटा सा गर्मी वाला मौसम है। इसमें ज्यादातर तरबूज, खरबूजा, खीरा जैसी सब्जियां या फिर जानवरों के लिए चारा उगाते हैं। अच्छा, तो ये हो गए मौसम। अब अगर कुछ मुख्य फसलों की बात करें, चावल और गेहूं तो सबसे अहम है ही। बिल्कुल। चावल तो ज्यादातर लोगों का मुख्य भोजन है। चीन के बाद हम दूसरे सबसे बड़े उत्पादक हैं। ये खरीफ फसल है, इसे गर्मी और नमी ज्यादा चाहिए।
और गेहूं? गेहूं दूसरी सबसे जरूरी अनाज फसल है, खासकर उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में। ये रबी फसल है। इसे उगने के लिए ठंडा मौसम और पकने के टाइम पर तेज धूप चाहिए। इनके अलावा मोटे अनाज, मिलेट्स, आजकल काफी नाम सुन रहे हैं इनका। हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये पोषण के लिहाज से बहुत अच्छे माने जाते हैं। रागी में तो आयरन, कैल्शियम खूब होता है। और ये कम पानी वाले इलाकों में भी उग जाते हैं। और दालें तो बहुत जरूरी हैं। बहुत ज्यादा। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी। प्रोटीन का मुख्य सोर्स है शाकाहारी खाने में। और इनकी एक और खासियत है। क्या? अरहर को छोड़कर बाकी दालें फलीदार फसलें होती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर जमीन की उर्वरता बढ़ाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर गन्ना है चीनी और गुड़ के लिए, तिलहन है, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन वगैरह। चाय कॉफी तो है ही, फल और सब्जियां भी बड़े पैमाने पर होती हैं। और कुछ ऐसी फसलें भी तो हैं जो खाने के काम नहीं आती, जैसे रबड़, कपास। बिल्कुल, रबड़ है जो इंडस्ट्री में कच्चा माल है। कपास, जूट, भांग, रेशम, ये रेशेदार फसलें हैं। कपास उत्पादन में भी भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। ये तो हुई फसलों की बात। लेकिन खेती सिर्फ फसल उगाना तो नहीं है, इसमें सुधारों की भी जरूरत पड़ती होगी। जरूर। देखिए, आजादी के बाद ये महसूस किया गया कि सिर्फ पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। जमीन का इस्तेमाल तो हो रहा था, लेकिन तकनीकी और संस्थागत बदलाव जरूरी थे। तो शुरू में क्या किया गया? शुरू में फोकस था भूमि सुधार पर, जैसे जमींदारी प्रथा खत्म करना, छोटे छोटे खेतों को मिलाकर चकबंदी करना, सहकारी खेती को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना में इस पर काफी जोर था। फिर हरित क्रांति आई 60-70s में। हाँ, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, यानी ऑपरेशन फ्लड, दूध के लिए। इनसे उत्पादन तो बहुत बढ़ा, खासकर गेहूं और चावल का। लेकिन इनका फायदा कुछ खास इलाकों और बड़े किसानों तक ज्यादा पहुंचा। तो फिर बाद में और क्या कदम उठाए गए? 80 और 90 के दशक में कोशिश हुई कि सुधारों का फायदा छोटे किसानों तक भी पहुंचे। जैसे फसल बीमा योजना आई, ग्रामीण बैंक खुले, सहकारी समितियां बनी जो कम ब्याज पर कर्ज देती थीं। किसान क्रेडिट कार्ड KCC भी शायद इसी दौरान आया। हाँ, KCC, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना PAIS, किसानों के लिए मौसम की जानकारी और खेती के कार्यक्रम रेडियो टीवी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कदम थे। MSP यानी सरकार एक मिनिमम कीमत तय करती है फसल की। बिल्कुल, ताकि किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से कुछ सुरक्षा मिले। इसी दौर में एक और चीज हुई थी शायद, विनोबा भावे का भूदान आंदोलन। हाँ, भूदान ग्रामदान आंदोलन, उसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। ये एक बिल्कुल अलग तरह का प्रयास था भूमि सुधार का। इसमें क्या था खास? ये स्वैच्छिक था। विनोबा भावे पदयात्रा करते थे और बड़े जमींदारों से अपील करते थे कि वो अपनी कुछ जमीन भूमिहीनों को दान दें। शुरुआत पोचमपल्ली में श्री रामचंद्र रेड्डी के दान से हुई थी। और लोगों ने दान दिया भी? हाँ, पहले लोगों ने जमीनें दान की, भूदान, फिर कुछ लोगों ने तो पूरे के पूरे गांव ही दान कर दिए, ग्रामदान। ये गांधी जी के विचारों पर आधारित एक अनोखा आंदोलन था। सच में अनोखा। तो हाँ, हमने देखा कि भारतीय कृषि कितनी विविध है, पुराने तरीकों से लेकर एकदम मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग तक। ढेरों फसलें, अलग अलग मौसम, ये हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इसी से चलती है। सही बात है। आजादी के बाद जो सुधार हुए हैं, उनसे उत्पादन बढ़ाने में मदद तो मिली है, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। बिल्कुल। और ये सब जानने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। कि जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है और मौसम भी बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही हैं, तो भविष्य में भारतीय खेती को टिकाऊ, मतलब सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए और किन नए विचारों या बदलावों की जरूरत पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है ना।